So once again, welcome all of you. Today is our topic आसियान. आज इस पर डिस्कस करेंगे कि आसियान क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है. इसके देखिए बहुत से नाम है. इसको एशियन भी बोला जाता है, आसियान भी बोला जाता है, एशियन नेशंस भी बोला जाता है, या एशियन कंट्रीज भी कहा जाता है इसको, या एशियन ऑर्गेनाइजेशन. फुल फॉर्म है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका नाम है. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिंदी में इसको बोला जाता है. तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Before and after Second World War, the area of Southeast occupied by European and Japanese Empire. देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो साउथ ईस्ट का एरिया था, ये मैं आपको मैप में बता रहा हूँ. ये देखिए, ये जो साउथ ईस्ट का ये मैप ध्यान से देखिए आप. इसमें आपको इस पूरा जो मैंने सर्कल बनाया है, ये साउथ ईस्ट का एरिया है. तो ये जो एरिया है, ये जो इंडिया के ईस्टर्न साइड है, इसमें वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, फिलीपींस से बहुत सी कंट्रियां हैं. तो यहाँ क्या होता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यहाँ पे ब्रिटिशों ने ऑक्यूपाई कर रखा था. ब्रिटिशों ने और फ्रेंच ने ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था. ये पूरा एरिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटिशों के अंडर में आता था और फ्रेंचों के अंडर में आता था, मतलब उनने कर रखा था. और अगर उसके पहले की बात करें तो यहाँ पे चीन का भी इंटरफेयर बहुत ज्यादा था, क्योंकि चीन भी इन कंट्रियों में कहता था कि ये हमारी ही बॉर्डर है, और इन कंट्रियों में चाइना भी इंटरफेयर करता था. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की अगर बात करें तो ये देखिए ऊपर आपको जापान दिखेगा. जापान ने इस एरिया पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरा कब्जा कर लिया था. मतलब यहाँ से जापानियों ने ब्रिटिश आर्मियों को हटा दिया था और उनको जीतते हुए कह सकते सिंगापुर तक आ गए थे. सिंगापुर इंडिया के काफी पास है, तो उस समय इंडिया में भी एक डर हो गया था कि जापानी एम्पायर का इंडिया में नहीं आ जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. तो ये पूरा एरिया एक कंट्रोवर्शियल एरिया हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और बाद में. मतलब है तो एक ये पीसफुली एरिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और बाद में यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि कभी तो ये यूरोपियन लोगों का पार्ट रहा, कभी यूरोपियन कंपनियों ने या यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रियों ने यहाँ पे इंटरफेयर करा, इस एरिया को कब्जे में ले लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ था. यहाँ पे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी फाइट हुई है, तो जापानी और ब्रिटिशों और फ्रेंचों और अमेरिकन के बीच में. तो ये एरिया उस समय बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गया था. तो ये एरिया था साउथ ईस्ट का, जिसको आप ध्यान से देखो मैप में. और यहीं पे ये जो एरिया था, तो मतलब एक कंट्रोवर्शियल एरिया मानेंगे. और इन सबके बाद ही ये एरिया बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. सेकेंड वॉर में हुआ ये था कि पूरी तरीके से जब जापानी हार चुके थे वॉर में, तो जापानी ये एरिया पूरी तरीके से, ये ब्लॉक को छोड़कर जापानी तो चले गए थे, ब्रिटिश भी चले गए थे, लेकिन सारी यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्री यहां से जा तो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. लेकिन उसके बाद यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी. यहाँ पे गरीबी थी, इनकम इनक्वलिटी थी, बेरोजगारी थी, लोगों के पास कोई काम नहीं था, और ये सारी कंट्रियां बहुत बैकवर्ड कंट्रियां थी. तो इन्हीं को डेवलप करने के लिए 1961 में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनी थी, जो जो इंडिया ने बनाया था, और इंडिया कहता था कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हुआ करती थी. हमने कोल्ड वॉर वाले में पढ़ा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां वो थी जिन्होंने कहा था कि हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं रहेंगे, ना वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट रहेंगे ना ईस्टर्न ब्लॉक का. हम ओनली अगर पीस होगी, पीसफुली अगर ट्रीटी होगी, पीसफुली अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, तो हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, और हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं रहेंगे, ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का ना सेकेंड वर्ल्ड कंट्री का. तो यहाँ पे इंडिया के और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सपोर्ट से इस एरिया की पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, और एक यूनिटी यहाँ पे स्टेब्लिश करने की शुरुआत हो गई थी. इन्हीं सब कह सकते साउथ ईस्टर्न कंट्रियों के सपोर्ट से इन्होंने सोचा कि हम इस एरिया को पूरी तरीके से रिडेवलप करेंगे और यहाँ की यूनिटी कायम करेंगे, और यहाँ पे हमेशा के लिए एक पीस स्टेब्लिश होगी. और इसमें इंडिया का काफी बड़ा सपोर्ट था. हालांकि इंडिया इनका पार्ट नहीं रहा था, लेकिन इंडिया ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट उस समय करा था, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों के सपोर्ट से ही इन्होंने यहाँ पे एक यूनिटी और एक पीस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की थी.
इसके बाद ही 1961 के बाद ही 8 अगस्त 1967 को एक एशियन स्टेब्लिश किया था बैंकॉक, जो थाईलैंड की कैपिटल है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी सभी कंट्रियों के, सभी मतलब ओनली 5 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टरों की यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए, जिसमें सभी कंट्रियों के मतलब थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, फिलीपींस के, इन कंट्रियों के सारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक समिट की कि हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है इस एरिया के लिए जो पूरी तरीके से पीसफुली हो, यहाँ पे किसी तरह का कभी कोई वॉर की कंडीशन ना हो, और इसका पूरे एरिया का रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में एक मीटिंग हुई, उसमें सभी इन 5 कंट्रियों का फॉरेन मिनिस्टर थे। उसके बाद यहां जानेंगे कि हु आर द फाउंडर ऑफ एशियन, एशियन के फाउंडर कौन थे। देखिए, अब्दुल रज्जाक हुसैन, नार्सिसो रोमस, फिलीपींस के थे ये, और एस राजारत्नम, आदम मलिक और थानत खोमान। अब देखेंगे आगे, ये थे अब्दुल रज्जाक, ये मलेशिया के पीएम भी रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। मैंने आपको बताया कि सभी कंट्रियों के मतलब 5 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टरों की ये मीटिंग थी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। ये थे अब्दुल रज्जाक हुसैन, ये मलेशिया के पीएम भी रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, ये उस मीटिंग में थे। दूसरी बात अगर करेंगे, ये थे नार्सिसो रामोस, ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे फिलीपींस के। मतलब नार्सिसो रामोस जो थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट और फॉरेन मिनिस्टर रहे फिलीपींस के, ये थे। फिर ये एस राजारत्नम थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे। इसके पहले ये सिंगापुर के पीएम भी रहे, प्राइम मिनिस्टर, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी थे और ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे। एस राजारत्नम, सिन्नथंबी राजारत्नम भी कहा जाता था इनको, एस राजारत्नम या सिन्नथंबी राजारत्नम। इसके बाद ये एडम मलिक थे, ये इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये इंडोनेशिया के थे एडम मलिक या आदम मलिक भी कह सकते हैं हम इनको, वाइस प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर भी बने, तो ये भी फॉरेन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट थे थानत खोमान, थानत खोमान ये थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर रहे, थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर थे ये थानत खोमान। ध्यान से देख लेना इन सबको और नोट डाउन कर लेना। तो इन सब ने एक मीटिंग की और उसके बाद में इसी एरिया में एक पीसफुल स्टेब्लिश करने के लिए एक आसियान स्टेब्लिश करा था, जिसको कहा गया था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। अब इनके देखेंगे डायलॉग पार्टनर कौन है। तो ये जो डायलॉग पार्टनर है ये 10 है इनके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, यूएस, ये इनके डायलॉग पार्टनर हैं। तो अब यहाँ डायलॉग पार्टनर से क्या मतलब है, कौन होते हैं डायलॉग पार्टनर। तो देखिए, डायलॉग पार्टनर जो होते हैं वो इनके मेंबर नहीं होते, परंतु उनका खुद का अपना एक इंटरेस्ट होता है। मतलब इन सारी कंट्रियों का एशियन नेशन में खुद का एक इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट के कारण, अपने प्रॉफिट के कारण, अपने हित के कारण ये यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। और ये जो मेन जो कंट्रियां थी उस समय 6 कंट्रियां, ये इनके डायलॉग पार्टनर, मतलब कोई भी अगर मैटर होगा तो डायलॉग पार्टनर की एडवाइस लेंगे। ये जो आसियान के मेंबर हैं, ये डायलॉग पार्टनर जो है इनकी एडवाइस लेते थे। जैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटरों में इनकी एडवाइस लेना, ट्रेड से मैटर में इनकी एडवाइस लेना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उनमें इन सब कंट्रियों की एडवाइस ली जाती थी, अलग अलग कंट्रियों की एडवाइस ली जाती थी। एक तरह से ये एडवाइजर का काम करते थे जितने भी डायलॉग पार्टनर हैं। और इनका पार्टनर बनने के बाद ये अलग अलग फंड भी देते थे आसियान को। फंड मतलब पैसा दिया करते थे, ये पैसा रिलीज किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया भी देता है पैसा आसियान नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और उनमें यहाँ पे एक पीसफुली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और आसियान के जो भी नेशन होते हैं वो इनसे हर मैटरों पे एडवाइस लिया करते हैं। तो डायलॉग पार्टनर यही है जिनसे एडवाइस ली जाती है, और इनका खुद का अपना एक इंटरेस्ट होता है। साउथ ईस्ट में इन सारी कंट्रियों का खुद का एक इंटरेस्ट है, और ये आसियान को फंड भी देते हैं। और आसियान
ने जो ऑर्गेनाइजेशन इनका कहना है कि कोई भी कंट्री हमारा डायलॉग पार्टनर बन सकता है, उसके लिए उनको सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हमको भेजनी पड़ेगी हमारे सेक्रेटरी जनरल को। वो हमारे सेक्रेटरी जनरल को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजे, उसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो आसियान की होती है वो उनको परमिशन दे देगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उस कंट्री को परमिशन दे देगी जो भी आसियान के डायलॉग पार्टनर बनना चाहेंगे, लेकिन हाँ उनको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फंड इस एशियन के ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ेगा। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड बहुत जरूरी होता है, पैसा बहुत जरूरी होता है। बिना पैसे के लिए, बिना फंड के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो सकता और अपना वर्क नहीं कर सकता। तो ये सारी कंट्रियां भी जो भी उनके डायलॉग पार्टनर है उनको फंड देते हैं, और अगर और भी कंट्रियां उनके डायलॉग पार्टनर बनेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फंड उनको देना पड़ेगा। तो ये डायलॉग पार्टनर है। रेगुलर ऑब्जर्वर की बात करें तो पपुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर है। ये रेगुलर ऑब्जर्वर क्या होते हैं, देखिए इनकी कुछ ना कुछ मीटिंगें होती हैं, तो जो भी मतलब जिस एम के लिए ये जो आसियान नेशन बनाया गया है, आसियान ऑर्गेनाइजेशन, ये देखते हैं कि हाँ उसी एम से रिलेटेड वर्क हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस आसियान नेशन को किस अलग एम से बनाया, मोटिव से बनाया, और ये अपने मकसद से अलग हटके कोई वर्क कर रहा है। तो ये रेगुलर ऑब्जर्वर होते हैं जो इनके हर साल जो भी कह सकते हैं मीटिंग होती है, शिखर सम्मेलन हुआ करते हैं, उनमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि किन मैटरों पे बात हो रही है। ओनली ये एसोसिएशन पीस के लिए वर्क करना है, ट्रेड के लिए वर्क करना है, या किसी और चीजों पे बात हो रही है। तो ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि एसोसिएशन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो ये पपुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर है। इन 1976 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 1976 में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ डिसाइड हुआ था कि आखिर ये एशियन नेशन की मीटिंग जो हो रही है वो किस एम से हो रही है और हमारा मकसद क्या है। तो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी जो आसियान के नेशन है अब तक, इनमें सभी कंट्रियां एक दूसरे के फ्रीडम, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब हर कंट्री दूसरी कंट्री की रिस्पेक्ट करेगी, उनकी यूनिटी, उनकी एकता की रिस्पेक्ट करेगी, उनकी अखंडता की रिस्पेक्ट करेगी, और उनकी सॉवरेनिटी की, मतलब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डराएगी धमकाएगी नहीं और उस पर अटैक नहीं करेगी। और हर कंट्री का ये राइट्स है कि वो अपनी एक अलग पहचान बना के रख सकता है। कोई भी दूसरी कंट्री उन पे अपनी पहचान बनाने के लिए दबाव या प्रेशर नहीं बनाएगी। दूसरा ये था कि हम जो आसियान की कंट्रीज हैं किसी भी तरह से किसी भी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर जो होते हैं उनमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब हम एक दूसरे के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हर कंट्री की अपनी एक फ्रीडम होती है, यूनिटी होती है, वो अपने इंटरनल मैटर को किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं या किस तरह से सॉल्व कर रहा है, ये उनका अपना मैटर है। हम उसमें किसी भी तरह के उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं किसी दो कंट्री के बीच में, तो उनको पीसफुली हम सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब विवादों को शांति से निपटाएंगे। जितने भी लड़ाई झगड़े वाले काम होते हैं या कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल मैटर होते हैं, उनको हम किसी तरह का वॉर नहीं होने देंगे और पीसफुली उनको सॉल्व कर लेंगे। हम सब आपस में एक यूनिटी बना के रखेंगे। हम सब एक हैं, हमारी कम्युनिटी एक है, तो हम एक यूनिटी बना के रखेंगे। और हर कंट्री का अपना एक राइट्स होगा कि वो किसी भी तरह से अगर कोई एक्सटर्नल कंट्री उन पे किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है तो वो उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकें। तो ये उनकी कुछ फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि यही हमारे जो एम होंगे और हम इसी एम से काम करेंगे कि अगर कोई भी कंट्री की अपनी एक पहचान होती है और अगर दूसरी कंट्री उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है तो उस कंट्री का यह हक होगा कि वो अपनी पहचान कायम रखने के लिए आवाज उठा सके। और किसी भी तरह की वॉर के चैलेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे को युद्ध की चेतावनी नहीं देंगे, और कभी भी इस एरिया में जो आर्मी का यूज होता है वो नहीं करेंगे। मतलब उसका त्याग कर देंगे कि हम इस एरिया में अपनी आर्मी का यूज कर रहे हैं। युद्ध की चेतावनी नहीं देंगे किसी दूसरी कंट्रियों को, और किसी भी तरह से आर्मी का यूज इस एरिया में नहीं होगा साउथ ईस्ट में। तो इनकी फर्स्ट मीटिंग में ये सब चीजों पे डिस्कस किया गया था और यही इनके एम थे। इसके बाद ही जिन जिन कंट्रियों को इनकी ये पीसफुली ट्रीटी अच्छी लग रही थी और इनका वर्क से ये सेटिस्फाई थे, वो इसके मेंबर बनते जा रहे थे।
7 जनवरी 1984 को ब्रुनई ने ज्वाइन करा था इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन सारे साउथ ईस्ट की ही कंट्रियां थी, ये कोई दूसरी कंट्रियां नहीं थी जो ज्वाइन कर रही थी। 7 जनवरी 1984 को ब्रुनई ने ज्वाइन कर लिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। 28 जुलाई 1995 को वियतनाम में भी ज्वाइन कर लिया था। 23 जुलाई 1997 को लाओस ने भी ज्वाइन करा था। 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया ने ज्वाइन करा था और 23 जुलाई 1997 को म्यांमार ने भी ज्वाइन करा था। तो टोटल ये 10 नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 10 इसके परमानेंट मेंबर है, 10 नेशन ने मिलकर, 10 कंट्रियों ने मिलकर इस आसियान ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को मिलकर बनाया गया है और ये इसके मेंबर है। बाकी तो इसके डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर अलग हैं। तो ये मेन इसकी कंट्रियां हैं जो 10 देश है, 10 कंट्रियां इसकी मेन, एक ब्रुनई है, वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, फिर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कंट्रियां इनकी मेन मेंबर हैं आसियान की। इन 1991 में इंडिया ने भी एक न्यू पॉलिसी कह सकते हैं बनाई थी, गो टू ईस्ट। इंडिया में एक नई पॉलिसी बनी थी कि अब हमको ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्टर्न कंट्रियों से ज्यादा अच्छे रिलेशन रखना है, ट्रेड बढ़ाना है। 1992 में इंडिया ने पूरी तरीके से इसको फॉलो भी कर दिया था, इंप्लीमेंट भी कर दिया था। इसको कहा गया था ईस्ट एक्ट। ईस्ट एक्ट मतलब इंडिया अब ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्री, ये ईस्टर्न कंट्रियों से रिलेशन रखना चाहता था, वहीं पे ट्रेड बढ़ाना चाहता था। तो ये इंडिया की एक पॉलिसी थी, गो टू ईस्ट, मतलब अब ईस्ट की ओर चलो, पूर्व की ओर चलो, एशियन नेशन जो है उनकी कंट्रियों से हमको रिलेशन रखना है। तो ये इंडिया ने पॉलिसी फॉर्म करी थी। उसके बाद से हमने आसियान नेशन का पार्ट तो नहीं थे, मेंबर नहीं थे, लेकिन हाँ हमने वहां पे ट्रेड बढ़ाया था और एक पीसफुल स्टेब्लिश करने के लिए, पीसफुली माहौल स्टेब्लिश करने के लिए और किसी के भी इंटरनल मामलों में इंटरफेयर ना करने की डायरेक्शन में एक अलग एक स्टेप लिया था इंडिया का, और ट्रेड करना मेन। 1994 में एशियन ने स्टेब्लिश कर लिया था ASAF। ये ASAF क्या था? ये एक रीजनल फोरम था, इसको ASAF भी बोला जाता था और ARF भी बोला जाता है, और ASAF और ARF, एशियन रीजनल फोरम। इसकी जो मेंबर कंट्रियां थी वो थी यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अदर 23। देखिए ये क्या था रीजनल फोरम, ये था कि ये इसके जो भी इस एरिया की, क्योंकि ये एरिया बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया रहा है, तो इस एरिया की सिक्योरिटी कौन करेगा? क्योंकि इनकी खुद की एक आर्मी नहीं थी, तो इस एरिया की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस एरिया में किसी भी तरह का कोई भी वॉर ना हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पीस हम तो स्टेब्लिश करेंगे, इसके अलावा और कौन स्टेब्लिश करेगा, उसके लिए एक फोरम बनाया था। और करंट सिक्योरिटी कौन करेगा? तो करंट सिक्योरिटी के लिए यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अदर 23 कंट्रियां हैं इनकी, जो इस एरिया की साउथ ईस्ट की सब कंट्रियां अपने अपने लेवल पे सिक्योरिटी करती हैं। तो अपने अपने लेवल पे हर कंट्री इस एरिया की सिक्योरिटी कर रही है और सबने ये डिसाइड किया है कि हाँ हम यहाँ पे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। इसलिए भी ये एरिया बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया आज के टाइम पे एट प्रेजेंट बन चुका है, क्योंकि यूएस का भी यहाँ पे इंटरफेयर बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि यूएस भी कहता है हम सिर्फ एशियन नेशन का जो 1994 में ARF बना था उसके अकॉर्डिंग यहाँ के सिक्योरिटी कर रहे हैं। चाइना भी यही कह रहा है, इंडिया भी यही कह रहा है हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, जापान भी कह रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अब सभी कंट्री इंटरफेयर बहुत ज्यादा करने लगी है, तो एक कह सकते हैं और कंट्रोवर्शियल एरिया हो चुका है। बहुत से कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर ये मानते हैं कि आज इस एरिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन रही है, ऐसा हो चुका है। एशियन का एम तो ये है कि हमको इस एरिया में पूरी तरीके से पीस स्टेब्लिश करके रखना है, लेकिन जो करंट की कंडीशन बनती है उसमें ये कहा जाता है कि यही एरिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का एरिया है, कि इस एरिया को लेकर जो मेन साउथ चाइना सी है उस एरिया में कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्योंकि हर कंट्री तो इसकी सिक्योरिटी कर रही है, और सिक्योरिटी कर रही है तो उन सिक्योरिटी के कारण अपनी आर्मी भी यहाँ पे आए दिन भेज देती है, जापान भी भेज देता है, चाइना भी भेज देता है, इंडिया, रशिया, क्योंकि सबको ही सिक्योरिटी करने का राइट्स है। लेकिन हालांकि यहाँ पे किसी तरह का कोई वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन वॉर की कंडीशन इस एरिया में बहुत ज्यादा बन रही है करंट सिचुएशन को देखते हुए। मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं अभी। इन 1995 में there was a treaty of nuclear free East Asia, it effective 28 March 1997 and finally effective 21 June
2001। देखिए 1995 में इन्होंने एक ट्रीटी करी थी इन्हीं सब कंट्रियों ने मिलकर, हालांकि मेन 10 कंट्री थी उन्हीं की ये ट्रीटी थी, बाकी तो इनके ऑब्जर्वर थे और एआरएफ के मेंबर थे, उनकी ये ट्रीटी नहीं थी। ये जो न्यूक्लियर फ्री साउथ ईस्ट एशिया की जो ट्रीटी थी, मेन 10 कंट्रियों की ट्रीटी थी, जो इसके मेन मेंबर थे और फाउंडर थे जिन्होंने इनको ज्वाइन करा था। उन्होंने कहा था इस साउथ ईस्ट को हम पूरी तरीके से न्यूक्लियर फ्री करेंगे, यहां पे किसी तरह का ना तो न्यूक्लियर वॉर होगा और ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा पीस की तरफ और ट्रेड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस साउथ ईस्ट में किसी तरह का कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा और ना कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगी। और आसियान नेशन का यह कहना है कि जो किसी भी तरह के डिसआर्मामेंट मतलब हथियारों की जो रेस होती है उससे हम बचेंगे, हम हथियार नहीं खरीदेंगे और न सेल करेंगे। और जो नॉन प्रोलिफरेशन एक ट्रीटी हुई थी जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि न्यूक्लियर बम बनाने की परमिशन ओनली 5 कंट्रियों को है, यूएस, चीन, यूएसएसआर, रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन, मतलब अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हीं 5 कंट्रियों को उस ट्रीटी ने यह परमिशन दी थी कि न्यूक्लियर बम बनाएंगी और अदर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगी। तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हाँ हम उस ट्रीटी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम किसी तरह के कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ वही कंट्रियां ज्वाइन हुई थी, मतलब इस ट्रीटी में, जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं थे। इंडिया इसमें नहीं था क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिया था और इंडिया ने उस ट्रीटी को भी साइन नहीं किया था। दूसरी बात, सी सिक्योरिटी करेंगे, साइबर सिक्योरिटी करेंगे, काउंटर टेररिज्म करेंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट में जो टेररिज्म है वो भी कई बार टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, तो टेररिस्टों से इस एरिया की सिक्योरिटी करेंगे, क्राइम कम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी होगी। और अगर किसी तरह का नेशनल डिजास्टर हो जाती है, नेशनल डिजास्टर जैसे सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है इस एरिया में, तो सभी कंट्रियों का राइट्स होगा कि दूसरी कंट्रियों की हेल्प करे। हेल्प के लिए वो अपनी आर्मी को इधर इस एरिया में भेज सकती हैं, अदर फाइट के लिए नहीं। तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और किसी तरह के कोई न्यूक्लियर वॉर में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये इनकी ट्रीटी थी। 1997 में एशियन विजन 2020 स्टार्ट हुआ था। अब ये एशियन विजन 2020 क्या था? ये एक एशियन विजन 2020 ये था कि ओपन स्काई मार्केट, जो भी इस कंट्री के मेंबर हैं वो ट्रेड को बढ़ाएंगे, पीस को बढ़ाएंगे, उनका सबका एक मिला जुला मार्केट रहेगा। मतलब सबका अलग अलग तो है लेकिन सभी कंट्रियां एक दूसरे की कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, बना सकती हैं। ये इनका एक ओपन स्काई मार्केट था। जैसे यूरोपियन यूनियन का भी एक ओपन स्काई मार्केट है कि सभी कंट्रियां, यूरोपियन यूनियन के जितने भी पार्ट होते हैं वो किसी भी कंट्री में अपना कह सकते प्रोडक्ट बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनको बेरोक टोक कोई उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी तरह से इनका भी एक ओपन स्काई मार्केट था कि जितने भी इसकी मेंबर कंट्रियां हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमारा सबका एक मार्केट रहेगा और हम सब ट्रेड करेंगे। और इसी एशियन विजन 2020 में यह माना गया था कि हम ज्यादा से ज्यादा पीस को एस्टेब्लिश करेंगे और जहां पर भी कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि कोई भी फाइट हो सकती है, वॉर हो सकता है, तो उसे हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं मीटिंग या बातचीत से ही सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इन्होंने कंबोडिया क्राइसिस खत्म किया था, ईस्ट तिमोर क्राइसिस भी हुआ था, उसको भी बातचीत से खत्म कर दिया था। तो ये एशियन विजन 2020 यही था कि एक तो ओपन स्काई मार्केट देंगे, दूसरी बात जहां पर भी कभी कोई ऐसे मैटर हो जाएंगे कि जिनमें विवाद की संभावना रहेगी उनको हम बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसी के बाद उन्होंने 1991 में रेगुलर मीटिंग भी की है, रेगुलर मीटिंग करने की स्टार्ट कर दी थी कि कोई भी अगर विवाद वाला टॉपिक रहेगा उस पर हम रेगुलर मीटिंग करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वॉर की जो पॉसिबिलिटीज रहती है उसको खत्म कर देंगे। 1997 में स्टार्ट करा था एशियन +3। अब ये एशियन +3 क्या था? देखिए एशियन +3 ये था कि मलेशिया ने इस एरिया में एक इकोनॉमिक जोन प्रिपेयर किया था साउथ ईस्ट में, क्योंकि यूएस का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो यूएस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए मलेशिया ने 3 कंट्रियों को यहाँ पे साथ में लेके आए, चीन, जापान और साउथ कोरिया, उनको मिलाकर इनको बनाया एशियन +3, ताकि यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस जो बहुत ज्यादा है इस एरिया में, यूएस की आर्मी आए दिन यहाँ पे आ जाती है, उसको कम करने के लिए और यूएस का डोमिनेंस कम करने के लिए, जो उसका कह सकते हैं डोमिनियंस यूएस पूरी कह सकते हैं वर्ल्ड में
फैला था, उसको कम करने के लिए एशियान प्लस थ्री मतलब चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का बनाया। लेकिन यहाँ पे जापान के अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो अमेरिका ने इन पे प्रेशर बना दिया था कि नहीं, आप इस तरह का कोई एशियन प्लस थ्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। और जापान ने भी इसके अगेंस्ट काफी बोला था कि नहीं, यूएस को यहाँ पे सिक्योरिटी करने की परमिशन है और यूएस यहाँ पे आ सकता है। तो फाइनली यूएस और जापान ने इस ट्रीटी को निगलेक्ट कर दिया था, अवॉइड कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने इस ट्रीटी को हटाया और उसके बाद में यहाँ पे आसियान प्लस 6 बनाया इसी एरिया में। मतलब हाँ, यूएस भी आएगा। अब ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं कि यूएस का इंटरफेयर नहीं रहेगा, यूएस भी यहाँ के सिक्योरिटी के लिए इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन इसमें आसियान प्लस 3 में प्लस 3 कंट्रियां और ऐड कर दी थी, जिसमें एक इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था और न्यूजीलैंड भी था। तो ये जो आसियान प्लस 3 था, ये प्लस 6 बन गया था। और इन सबका काम ये था कि इस एरिया की सिक्योरिटी करना, यहाँ का कल्चर और बनाए रखना, यहाँ का ट्रेडिशन बनाए रखना, और जो एशिया पैसिफिक जो ओशन है वहां की कह सकते हैं एक पीसफुली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये इनका काम था। ये एशियन प्लस 3 था। इन 2003 में इन्होंने एशियन कम्युनिटी कॉनकॉर्ड 2 स्टेब्लिश करा था। अब ये एशियन कम्युनिटी कॉनकॉर्ड 2 क्या था, ये देखिए, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने यूरोप की जितनी भी मेंबर कंट्री है उनकी कम्युनिटी को यूरोपियन कम्युनिटी कहा जाता है, उसी तरह से इनका भी एक विजन था, इनका भी एक एम था कि हम भी इस तरह की कम्युनिटी प्रिपेयर करेंगे। तो 2003 में इन्होंने एक एशियन कम्युनिटी कॉनकॉर्ड, इसको बाली कॉनकॉर्ड भी कहा गया था, कि हमारी कम्युनिटी भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन कम्युनिटी किस टाइप की इस्टेब्लिश करना है, कैसी इस्टेब्लिश करना है, इस पर विवाद था। क्योंकि कम्युनिटी कैसी इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसको उस समय कह सकते स्टॉप कर दिया गया था 2007 तक के लिए, कि 2007 के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कम्युनिटी किस टाइप की हमको एस्टेब्लिश करना है। आपको सिक्योरिटी के लिए एस्टेब्लिश करना है, या ट्रेड के लिए एस्टेब्लिश करना है, या वॉर के लिए एस्टेब्लिश करना है, ये इनका डिसाइड नहीं हुआ था। तो 2007 तक इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में 2007 के बाद 7 और 8 में एक कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम हो गई थी 2007 और 8 में। ये मेन स्पेशल 8 में पूरे वर्ल्ड का शेयर मार्केट गिर चुका था। तो उसके कारण इनका ये जो कम्युनिटी स्टेब्लिश करने का जो प्लान था वो खत्म हो चुका था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये हम इसको आगे बढ़ाकर 2015 तक लेके जाएंगे। अब ये कम्युनिटी स्टेब्लिश करने का प्लान हमारा 2015 तक रहेगा, तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि 2008 में पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का शेयर मार्केट गिर चुका था, और उस शेयर मार्केट के लगभग यूएस का तो पूरा ही शेयर मार्केट उस समय गिरा था। बहुत से लोगों ने कह सकते हैं अपना पूरी कह सकते हैं प्रॉपर्टी जो शेयर मार्केट में लगा रखी थी, वो कह सकते हैं सड़कों पे आ गए थे। बहुत मंदी का दौर आ गया था उस समय। तो इन्होंने इनका जो एम था, जो इनका मोटिव था, वो भी 2015 तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। इसके बाद यही था एशियन कम्युनिटी कॉनकॉर्ड। इसके बाद में 2003 में एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल स्टेब्लिश की थी, AIBC। इसमें यह था, एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल का मतलब यह था कि इंडिया के और जो एशियन कंट्री के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हम एक मंच पर लाएंगे। मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति रहते हैं और एशियन कंट्रियों के जो बिजनेसमैन रहेंगे, उन सबकी प्रॉपर मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे ताकि इंडिया से हमारा अच्छा रिलेशन रहे। क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा लार्जेस्ट मार्केट है, तो ये भी ये चाहते थे कि इंडिया, हमारी बनी हुई सारी चीजें इंडिया में हम सेल करें और इंडिया से ज्यादा चीजें हम इंपोर्ट करें। क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है इन कंट्रियों के अकॉर्डिंग, तो इंपोर्ट भी करना और एक्सपोर्ट भी करना, और नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक इंडिया के सपोर्ट से और इंडिया के बिजनेसमैनों के सपोर्ट से हम बनाएंगे, और हमारे मेंबर, हमारे बिजनेसमैन और इंडिया के बिजनेसमैन मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 2003 में, इसमें इंडिया भी था, इंडिया भी यही चाहता था। तो AIBC एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल स्टेब्लिश की थी 2007 में। एक इसके बाद ही 2007 में एक सेबू डिक्लेरेशन भी हुआ था। अब ये सेबू डिक्लेरेशन क्या था? सेबू डिक्लेरेशन का मतलब ये था कि जो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्लान बनाया था, उसमें कहा था कि 2015 तक, मैंने अभी आपको बताया कि वो 2015 तक पोस्टपोन कर दी थी। तो इसमें यही था कि 2007 में तो मंदी का दौर आ गया था, कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम आया था। तो उसमें ही डिक्लेरेशन कर रहा था कि हमारी जो कम्युनिटी हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें 2015 तक करेंगे, और उसमें को काफी फास्ट ग्रो करेंगे, जल्द से जल्द हमें कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम थी कि कम्युनिटी कैसी एस्टेब्लिश करना है आपको, यहाँ एक कंट्रोवर्सी हो गई थी।
तो ये डिसाइड नहीं था कि कम्युनिटी किस टाइप की इनको बनाना है या फॉर्म करना है। इन 2008 में एक एशियन चार्टर आया था। अब ये एशियन चार्टर क्या था? एशियन चार्टर ये था, ये कह सकते 13वें शिखर सम्मेलन में पारित हो गया था कि हम एक चार्टर बनाएंगे 2007 में। हर साल इनके एक शिखर सम्मेलन होते हैं अलग अलग कंट्रियों में, उसमें ही करंट जो मैटर होते हैं उन पे डिस्कस किया जाता है और आगे आसियान नेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये भी डिस्कस किया जाता है। तो 2007 में ही एक आसियान चार्टर पास हुआ था पूरी तरह से, और इसे 2008 में पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इसके क्या एम थे? इसके एम ये थे, इस चार्टर में ये दिया हुआ था कि हम सभी कंट्रियां एक दूसरे की टेरिटरी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे। मतलब वही हो गया कि हम एक दूसरे के बॉर्डर इशू के रिस्पेक्ट करेंगे, और बॉर्डर इशू अगर होंगे तो उनको पीसफुली सॉल्व करेंगे, उनकी यूनिटी का सम्मान करेंगे, उनकी अखंडता का सम्मान करेंगे। हर नेशन को अपनी एक पहचान बनाए रखने का हक है, तो हम उन सब कंट्रियों का सम्मान करेंगे। ये एशियन चार्टर था। इसके बाद में यह था कि उनके इंटरनल मामलों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये समथिंग 1997 के एशियन विजन 2020 जैसा ही था इस चार्टर में, लेकिन ये कानूनी समझौता था, ये लॉ, वो सिर्फ एक सेटलमेंट था, ट्रीटी थी, लेकिन यहां पर उसी ट्रीटी को एक कानून बना दिया गया था। यहां ये ध्यान देना है कि पहले जो 1997 में एशियन विजन 2020 था, उसको अब यहां पे एक चार्टर्ड के थ्रू कानूनी बना दिया गया था कि अब इस चीज को हर कंट्री को मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया, अब तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ, हम अगर कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रियों की रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट करनी भी पड़ेगी। अगर किसी भी कंट्री के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करना तो अब करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये इनका कानून बन चुका था, इन्होंने एक कानून बना दिया था। दूसरा, क्षेत्रीय रीजनल पीस बनाए रखेंगे, मतलब एक पीस को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने यही कहा था, हर बार ये कह रहे थे कि हम पीस एस्टेब्लिश करेंगे। इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हर कंट्री जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, जो मेन ओशन में, समुद्र में जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं कि कौन सी कंट्री समुद्र में कितने अंदर तक जा सकती है, उनकी बॉर्डर ओशन में कहां तक रहेगी, जो भी रहेगी, उन जिस भी कंट्री की जितनी बॉर्डर डिसाइड होती है वो वहीं तक सिर्फ अपनी आर्मी को भी भेज सकते हैं, तो उन सबका हम सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल कानून की। इसके बाद में सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और एक ट्रेड बढ़ाएंगे। सोशल जस्टिस बढ़ाएंगे, सभी कंट्रियों के मेंबर एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकेंगे। ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, जबरदस्ती कहीं भी बम या कह सकते हैं युद्ध का माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, और बिजनेस बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करेंगे, उसके कह सकते हैं एडवाइस से वर्क करेंगे इसमें, और एक ह्यूमन राइट्स बॉडी स्टेब्लिश करना भी इनका मकसद था, कि ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करेंगे, ताकि किसी भी कंट्री में अगर कहीं किसी तरह के रिवोल्ट हो रहे हैं और वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो सभी कंट्रियां उसको पीसफुली सॉल्व कर सकें। इसके बाद में एक फ्रेंडली माहौल स्टेब्लिश करेंगे, सभी कंट्रियां एक फ्रेंडली माहौल स्टेब्लिश करेंगे। और दूसरी बात, जो भी कंट्रियां हैं वो अगर कोई मैटर होगा कंट्रोवर्शियल, उसको पीसफुली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो पीसफुली सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर देंगे। ये था, मतलब अगर कोई मैटर पीसफुली सॉर्ट आउट होता है तो ठीक, नहीं तो उस मैटर को ही खत्म कर देंगे, उस मुद्दे को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये था इनका चार्टर्ड, और ये एक लॉ इन्होंने बना दिया था। ये 2008 का एशियन चार्टर्ड था। नेक्स्ट था, इन 2008 में ही इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया में आसियान का एक ट्रेड फेयर लगा था, जिसमें बहुत से आसियान नेशन के कई कंट्रियां आई थी और उनका सामान भी यहाँ पे बिका था। देखिए, मैंने बताया कि आसियान कंट्री के इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन है। 2008 में ही दिल्ली में एक ट्रेड फेयर लगा था, मतलब व्यापारिक मेला था, जिसमें 10 देशों की कंपनियां, 10 कंट्रियों की कंपनी के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया और लाओस, और इन सबके प्रोडक्ट, इन सबके बनाए हुए जो भी कह सकते प्रोडक्ट थे वो इस मेले में काफी सेल हुए थे, और बहुत सारे इंडियंसों ने उनके कह सकते प्रोडक्ट खरीदे भी थे। तो इस तरह का एक फेयर लगा हुआ था इंडिया में, दिल्ली में था ये, और सभी कंट्रियों के मेंबर यहाँ आए,
और उन कंट्रियों में बना हुआ सामान भी इन मेलों में बिका और बहुत से इंडियंस ने इन सामान को परचेस किया था। तो एक फ्रेंडली माहौल और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इंडिया के साथ इन्होंने क्रिएट किया था और इंडिया का इनके ट्रेड में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है। ये दिल्ली में था। 13 अगस्त 2009 में देयर वाज अ समिट इन बैंकॉक। इंडिया की एक बैंकॉक में समिट हुई थी इन्हीं के साथ और कई कह सकते हैं एग्रीमेंट पे, ट्रेड एग्रीमेंट पे कह सकते हैं साइन किए गए थे। ये बैठक थी, एक समिट थी जो इंडिया के साथ हुई थी 13 अगस्त 2009 को बैंकॉक में। ये बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल ही है, जहां पे एक समिट हुई थी जिसमें कई कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन किए गए थे। 23 फरवरी 2009 में इन्होंने साइन किया था AFTA, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और इट इफेक्टिव 1 जनवरी 2010। ये एक एग्रीमेंट है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि हम आपस में जो ट्रेड करेंगे उसको पूरी तरीके से फ्री ट्रेड होगा। मतलब उसमें वही होगा कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फ्री ट्रेड मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में किसी को भी कोई भी चीज सेल कर देंगे, नहीं, पैसा लेंगे लेकिन जो टैक्स ले रहता है टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाएगी, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और पूरे वर्ल्ड में, और ये अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है साउथ ईस्ट का। मतलब सबसे बड़ा अगर कोई फ्री ट्रेड एरिया है तो यही है, यहाँ पे पूरी तरीके से किसी भी कंट्री को, ये जो आसियान की है यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना, बस हम बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया, ये मीटिंग सिंगापुर में हुई थी। उस समय ओनली इसके 6 मेंबर थे और बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था और ये इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2010 में। तो इस तरह का फ्री ट्रेड एरिया था। इसके बाद इनका ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड हुआ, न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड हुआ, इंडिया से फ्री ट्रेड हुआ, जापान से फ्री ट्रेड हुआ, साउथ कोरिया से फ्री ट्रेड हुआ। मतलब हर कंट्री से इनका आसियान नेशनों का फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, इन 2015 में बिगनिंग ऑफ एशियन कम्युनिटी। देखिए वही एशियन कम्युनिटी जो 2007 में कहा था इसको 2015 तक पोस्टपोन कर दिया था, यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी वापस 2015 में कि हम एक एशियन की कम्युनिटी स्टेब्लिश करेंगे। लेकिन बात वही था, फिर एक कंट्रोवर्सी आ गई थी कि किस तरह की कम्युनिटी स्टेब्लिश करना है। फाइनेंशियल कम्युनिटी स्टेब्लिश करना है जो एक दूसरे का फाइनेंशियल हेल्प कर सके, या आपको एक पीसफुली कम्युनिटी स्टेब्लिश करना है, या एक सिक्योरिटी की कम्युनिटी स्टेब्लिश करना है, किस तरह की कम्युनिटी। बहुत सी कह सकते हैं मैटरों पे इनमें कंट्रोवर्सी थी, तो इसको फिर कहा गया था कि इसको 2020 तक इसको पोस्टपोन कर दिया था। मतलब इसको 2015 के बाद में भी 2020 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कि अब आगे फिर डिसाइड होगा कि क्या और किस तरह की कम्युनिटी स्टेब्लिश करना है। फिर इसके देखेंगे तो दी 3 पिलर ऑफ एशियन, मतलब एशियन के 3 पिलर है जिसपे एक एशियन नेशन जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये पूरी तरीके से स्टेब्लिश है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल एंड कल्चरल सिक्योरिटी। तो हमको राजनीतिक सुरक्षा भी देखना है इस एरिया की, आर्थिक सिक्योरिटी भी करना है, सोशल और कल्चर सिक्योरिटी भी करना है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी मतलब एक दूसरे की पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर नहीं करना। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर किसी कंट्री को की कंडीशन खराब है, उनको फाइनेंशियल जरूरत है, उनकी हेल्प करना। और सोशल कल्चर, हर कंट्री एक दूसरे के सामाजिक रीति रिवाजों का और कल्चर का सम्मान करेगी। कोई भी अपने कह सकते कल्चर, अपना ट्रेडिशन किसी दूसरी कंट्री पे थोपने की या इम्पोज करने की कोशिश नहीं करेगी। तो इनके 3 पिलर हैं। इनका आइडल जो स्लोगन है वो 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी है। ये इनका एक स्लोगन भी है और इनका एक कह सकते हैं हम फ्लैग भी कह सकते हैं। ये फ्लैग है इनका, आप देखिए 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। बहुत ही अच्छा स्लोगन है इनका ये। और ये इनका फ्लैग भी कहा जाता है। इसका कई कह सकते हैं पूरी तरह से फ्लैग बना के भी अपने एशियन नेशन में लगाते हैं। तो ये फ्लैग है, ये इनका लोगो भी आप कह सकते हैं कि लोगो है, फ्लैग है। इसको देख लीजिए ठीक से। 1 आइडेंटिटी 1 विजन और 1 कम्युनिटी, एक दृष्टि, एक पहचान और एक कम्युनिटी, ये इनका मेन स्लोगन रहा है। व्हाट इज AFTA, ये मैं आपको बता चुका हूं, एशियन फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट है। सभी कंट्रियां यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं, फ्री बिजनेस होता है, किसी तरह का कोई टैक्सेशन नहीं लिया जाता। अब ग्लोबल चैलेंजेस की बात करेंगे कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या है इनमें। देखिए सबसे पहला ग्लोबल चैलेंजेस ये है कि एक मार्केट क्रिएट करना।
पूरा एक मार्केट हो और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा इंक्रीज करना, सभी कंट्री एक दूसरे की हेल्प करें और ज्यादा से ज्यादा इन साउथ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, और मार्केट एक हो कि कोई भी नेशन किसी भी कंट्री में आकर सब कुछ सेल कर सके, ताकि सभी कंट्रियों को कह सकते हैं फॉरेन करेंसी भी अवेलेबल हो और एक दूसरे की हेल्प हो, और मॉडर्नाइजेशन करना ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों का, क्योंकि ये एरिया मैंने आपको बताया बहुत बैकवर्ड एरिया था, हालांकि आज के टाइम पे बहुत कह सकते हैं मॉडर्न एरिया हो चुका है, और कह सकते हैं फॉरेन से दूर दूर से कई कह सकते हैं टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आया करते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट का जो एरिया है बहुत टूरिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सारी कंट्रियों की जो इनकी इकोनॉमी है कहीं ना कहीं टूरिस्टों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छे कंट्रियां हैं, डेवलप कंट्रियां हैं, या टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए भी सिक्योरिटी मेन है कि सिक्योरिटी की हमको इसको करना है। तो और एक मॉडर्नाइजेशन करना है, एक एक मार्केट एक ही होना चाहिए सभी कंट्रियों का। फिर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना है, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ाना, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड ऐसी नहीं है कि जहाँ पे इंडिया जैसा प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि वियतनाम में ओनली राइस का प्रोडक्शन होता है, थाईलैंड में कह सकते हैं अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, कंबोडिया में अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ पे यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या का, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ाना, ये भी इनका एक चैलेंज है कि किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से लोगों की जरूरत पूरी करना है, और आसियान नेशन का ट्रेड पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना। तो यहां से ट्रेड होगा ना, ज्यादा से ज्यादा आसियान की कंट्रियां अलग अलग दूसरे देशों में अपना सामान बेचेंगी, तो कैसे बेचेंगी, जब इनके पास ज्यादा से ज्यादा होगा तब तो सेल करेंगे। तो उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाना और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत बड़ा एक कह सकते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन करना एग्रीकल्चर का, ये भी इनके लिए चैलेंज है। नेक्स्ट, गरीबी दूर करना, गरीबी इस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो गरीबी को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, इनकम इनक्वलिटी दूर करना, अमीर और गरीब के बीच जो डिस्टेंस होता है वो पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो ये गरीबी मेन चैलेंज है। लाखों बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको ह्यूमन राइट्स, उनको मारा जाता है, उनको बेच दिया जाता है, तो जिस तरीके से ह्यूमन ट्रेड यहाँ पे बढ़ रहा है उसका भी जो वायलेशन हो रहा है ह्यूमन ट्रेड, तो उसको रोकना, ये इनका चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती हुई पावर को रोकना, ताकि कभी भी कोई वॉर ना हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि इस एरिया में सभी कंट्रियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, यूएस भी है, चाइना भी है, और चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। इनका मैटर यह है कि जो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा उसको हम पीसफुली सॉर्ट आउट करेंगे, या तो उस मैटर को खत्म कर देंगे, लेकिन चाइना साउथ चाइना सी में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। आए दिन वहां पे अपना दावा करता है कि इस समुद्र में यहां तक हमारी बॉर्डर है, हम यहां तक आएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और यूएस ने भी यहां पे बड़े बड़े कह सकते हैं बैटलशिप भेज दिए हैं। तो कभी भी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है, ये जो बहुत ही पीसफुली एरिया है, आप देखिए टूरिस्टों के अकॉर्डिंग भी बहुत पीसफुली एरिया है और बहुत ही अच्छा एरिया, यहाँ पे किसी भी समय थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन सकती है, क्योंकि इंडिया भी आज करंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया ने भी अपनी पूरी नेवी यहाँ पे लगा रखी है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ की सिक्योरिटी कर रहा है। वियतनाम भी अब खड़े हो गए हैं चाइना के अगेंस्ट, ताइवान भी चाइना के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, तो सबने अपनी अपनी कहीं ना कहीं आर्मी के यहाँ पे भेज दी है। और अब कहीं ना कहीं इन कंट्रियों का जो मोटिव था कि हम वेपन्स नहीं खरीदेंगे, हथियारों की दौड़ से पीछे रहेंगे, लेकिन चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन के कारण, चाइना की बढ़ती हुई टेरिटरी जो एक्सपेंशन के कारण ये कंट्रियां भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रही हैं। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया है, उसमें चीन किसी तरह का समझौता नहीं करने को तैयार। अगर चीन समझौता करने को तैयार हो जाए तो ये एरिया वाकई में पीसफुली हो जाएगा, लेकिन चीन की बढ़ती हुई पावर को कम करने के लिए ही सभी कंट्रियां भी यहाँ पे आर्मी भेज रही हैं, और ये एरिया जो बहुत पीसफुली का एरिया है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये एरिया कहीं इस तरह से कन्वर्ट ना हो जाए या वॉर का एटमॉस्फेयर ना हो जाए, और एक न्यूक्लियर फ्री जोन है ये पूरी तरह से, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये न्यूक्लियर फ्री जोन एरिया पूरी तरह के वॉर में क्रिएट हो जाए। ये सबसे बड़ा इनका ग्लोबली चैलेंजेस है। इसके बाद में अगर देखेंगे तो आसियान इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर एशिया की बात करें तो ये एशिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और वर्ल्ड की अगर देखें तो छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये आसियान। इसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार, जनसंख्या यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाती है अगर सारे आसियान नेशन की पॉपुलेशन की बात करें। फर्स्ट चाइना की बात करें, सेकंड इंडिया की, और थर्ड मार्केट एशियान हो जाता है यहाँ पे।
एशियन नेशनों की पॉपुलेशन तीसरे नंबर पे आ जाती है, चाइना, इंडिया, इसके बाद इनकी। तो जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो सबसे बड़ा मार्केट भी होगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर भी होते। तो ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गया वर्ल्ड का। अगर एशियन इज फोर्थ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इनका एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जो बिजनेसमैन उनको अट्रैक्ट करना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपने बिजनेस लगाएं, अपनी फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आए। तो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया चौथा सबसे बड़ा। मतलब हर कंट्री आज आसियान की तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि अगर हमको कोई फैक्ट्री लगाना है तो आसियान के नेशन में लगा दीजिए, क्योंकि वहां तो उनका पूरी तरह से स्लोगन ही ये है ना कि हम पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये फोर्थ पॉपुलर, प्रसिद्ध, जो लोकप्रिय कह सकते हैं इसको, लोग पसंद कर रही हैं अलग अलग कंट्रियां कि अगर हमको कोई हमारा इन्वेस्टमेंट करना है तो आसियान नेशन में करा जाए। आसियान इज फोर्थ लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर ऑफ इंडिया, इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है ये। मतलब बिजनेस इंडिया का बहुत ज्यादा आसियान की कंट्री से हो रहा है और चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका है। लेकिन देखिए इतना सब होने के बाद भी अगर हम करेंगे तो आसियान ने कभी भी अपने आप को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश नहीं करी। इनने ये कभी नहीं कहा कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन की तरह, अपने हाथ में ना कोई राइट्स रखे हैं, ना कोई इन्होंने किसी कंट्री पे प्रेशर डाला, ना इनकी कोई करेंसी है। लेकिन हाँ, फिर भी कहा जाए तो आसियान दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आसियान में ही है, तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट भी हो चुका है। फोर्थ लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर इंडिया का और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इसकी। लेकिन फिर भी ईयू की तरह नहीं है, यूरोपियन यूनियन की तरह अपने हाथ में, मैं बता रहा हूं, कोई राइट्स नहीं रखे और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया है। एशियन वर्ल्ड एक्सपोर्ट वर्थ 2%। 1967 में इनका जो दुनिया में ये एक्सपोर्ट करते थे, दुनिया मतलब वर्ल्ड में जिनका एक्सपोर्ट था, निर्यात किया करते थे अलग अलग कंट्रियों में, जो इन कंट्रियों का बना हुआ सामान जाता था वो ओनली 2% था 1967 में। और आज की बात करें तो वो 7% से भी ज़्यादा हो चुका है। मतलब इनका ट्रेड कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, कह सकते हैं दूसरी कंट्रियों में ये निर्यात बढ़ा रहे, दूसरी कंट्रियों को सामान दे रहे हैं। निर्यात का मतलब ये है कि इन कंट्रियों का बना हुआ सामान दूसरी कंट्री में जा रहा है, वो लोग परचेस कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट बन चुका है, जो 1967 में 2% था और आज 7% से भी ज्यादा हो चुका है। इंडिया का ट्रेड क्या है आसियान से? 10.6% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड। इंडिया का जितना भी टोटल ट्रेड होता है जो अलग अलग कंट्रियों से इंडिया करता है, उसमें 10.6 या 10.6% होता है आसियान के नेशन से। हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, सेल भी करते हैं और परचेस भी करते हैं। तो हमारा जो टोटल ट्रेड होता है उसका 10.6% जो होता है वो आसियान के नेशन से ही होता है। इंडिया एक्सपोर्ट कर देता है 11.28%। मतलब इंडिया से बनी हुई चीजें आसियान के नेशन को जो जाती हैं, वो जितना भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपना एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में अपना बना हुआ प्रोडक्शन का सामान और बनी हुई चीजें, उसका 11.28% वो जाता है आसियान नेशन को। तो इंडिया के इनसे काफी अच्छे रिलेशन है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया के आसियान नेशन से आगे भी बहुत अच्छे रिलेशन बने और आसियान एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है और आगे भी इसकी एक वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी की जो पहचान है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक कम्युनिटी, एक समुदाय, ये इनका बहुत शानदार स्लोगन है, ये बना रहे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल।